के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया। और आज का ये जो टॉपिक है इंडियन आर्किटेक्चर में एंशिएंट इंडिया का पोर्शन, ये इसका पार्ट 4 है और ये आखिरी पार्ट भी है। आज इसमें हम लोग जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले यानी जो डे 3 था, पार्ट 3 में मैंने आपसे बात की थी नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में स्पेशली। आज हम लोग साउथ इंडियन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसका जो विकास हुआ है चोला रूलर्स के तहत बहुत ज्यादा हुआ। ऑल्दो इसकी शुरुआत पल्लव रूलर्स के अंतर्गत हुई थी, लेकिन चोला रूलर्स के समय में साउथ इंडिया में सैकड़ों मंदिर जो है यानी हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये जितने भी मंदिर निर्माण हुए थे ये सभी के सभी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हुए थे। द्रविडियन टेम्पल्स की एक खास बात ये होती है ना कि जो आपके मंदिर होते हैं उनके आसपास एक हाई बाउंड्री वॉल्स, यानी अगर बीच में मंदिर है तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े दीवारों की बाउंड्री होती है। ठीक है, जबकि नागर टेम्पल्स जो थे यानी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उसमें इतने बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स का होना जरूरी नहीं था। किसी किसी स्कूल्स में आप देखेंगे, सब स्कूल में नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में कि बाउंड्री वॉल्स होते थे, लेकिन सारे में कंपलसरी नहीं था। लेकिन द्रविडियन टेम्पल्स की एक खासियत है कि जो आपका मंदिर है उसके चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का यह है कि दैट द फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे। जो आपका सबसे आगे वाला दीवारें मान लेते हैं मंदिर है और ये जो एंट्रेंस है, तो ये जो एंट्रेंस होता है ना इसका बहुत बड़ा सा गेटवे होता है, और इस बड़े से गेटवे को जो एंट्रेंस होता है ना उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, उसको एक नाम से बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है गोपुरम। तो गोपुरम अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो आगे का हाई एंट्रेंस गेटवे होता है उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। ये जो एंट्रेंस होता है गेटवे ये काफी बड़ा होता है। और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पंचायतन स्टाइल को फॉलो किया जाता है। पंचायतन स्टाइल में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इसमें एक आपका मुख्य मंदिर होगा और उसके चारों तरफ आपके जो सब्सिडरी श्राइन्स है वो मौजूद होंगे। कुल मिला के 5 होता है, इसलिए इसे पंचायतन स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, द स्पायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेप्ड पिरामिड दैट राइजेस अप लीनियरली नोन एज विमाना। आपको पता है कि नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जो आपका शिखर का कंसेप्ट था इस तरह से, और वो आगे चल के और कर्व हो जाता था। तो जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें भी शिखर का कंसेप्ट है, लेकिन उस शिखर को यहाँ पर विमाना बोला जाता है। और जो आपका ऊपर में जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका कर्व इस तरह के फॉर्म का नहीं होता, बल्कि पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर का होता है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करता है। याद रखिएगा कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो शिखर होता है उसी को विमाना बोला जाता है। और ये जो शिखर एक टर्म द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी यूज होता है, लेकिन उस शिखर का सिंपल मतलब होता है जो आपका ये जो विमाना है इसके ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्टागोन हो सकता है शेप में, उसको यहाँ पर शिखर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसलिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी आपको कि नागर स्कूल ऑफ जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसमें आपके ये पूरा जो ऊपर पोर्शन था उसको शिखर बोला जाता था। फिर आपका एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता था सर्कुलर डिस्क लाइक, उसको हम लोग अमलक कहते थे, और उसके ऊपर जो होता है उसको कलश कहते थे। द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है कि आपका इस तरह का जो टॉल स्ट्रक्चर है ना उसको हम लोग बोलते हैं विमाना, और इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट होता है जो कलश जिसको हम लोग नागर स्टाइल में कहते थे उसको यहाँ पर शिखर बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि शिखर किसको, दोनों में शिखर का मतलब अलग अलग होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देयर इज ओनली वन विमाना ऑन द टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में कि नागर स्टाइल में आप देखते हैं कि शिखर जो हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं, एक मेन शिखर हो सकता है, एक सब शिखर हो सकता है, मतलब सेकेंडरी शिखर और भी अर्ध शिखर, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन द्रविडियन स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक विमाना देखने को मिलता है। आपका जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर सिर्फ एक इस तरह का एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, कोई भी सब चीज जो है आपको नहीं देखने को मिलती है, यानी कि और से छोटे छोटे अर्ध शिखर इस तरह के कंसेप्ट नहीं देखने को मिलते। The assembly hall was connected with गर्भगृह by a vestibular tunnel known as अंतराला। ये मैंने आपको बताया था कि एक गर्भगृह होता है ठीक शिखर के नीचे नागर स्टाइल में। गर्भगृह वो जगह होता है जहाँ पर मुख्य देवी देवता को रखा जाता है। ठीक है, उस जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। और आपका एक मंडप होता है, मंडप वो जगह है जहाँ पर असेंबली होता था या फिर पूजा पाठ या फिर कीर्तन वगैरह का जगह, उसे मंडप कहते हैं।
तो जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें भी आपका जो गर्भगृह है और मंडप, इन दोनों को यानी असेंबली हॉल, इन दोनों को कनेक्ट करता वो जो पाथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराला। अंतराला किसको कहते हैं, गर्भगृह और असेंबली हॉल के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, जिस वेस्टिबुलर टनल के जरिए, उसे ही हम लोग नाम दिया गया है अंतराला। नेक्स्ट क्या है कि तो गर्भगृह के एंट्रेंस पे, यानी जब गर्भगृह यानी मुख्य मंदिर में आप जाएंगे जिस जगह पे दीप को रखा गया है, उस गर्भगृह के एंट्रेंस पे आपके स्कल्पचर्स होते हैं, किसके, द्वारपाल के, ठीक है, डोर कीपर्स के, और मिथुन इरोटिक इमेज होते हैं, और आपकी यक्षास, इन तीनों के आपको स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं गर्भगृह के बाहर, ठीक है, गर्भगृह के एंट्रेंस पे। There was a water tank in the temple. द्रविडियन स्टाइल की एक और खासियत यह है कि आप जितने भी मंदिर द्रविडियन स्टाइल में पाएंगे उन सभी में आपको वाटर टैंक देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में ना पानी का तो मतलब नहाने वगैरह का थोड़ा ज्यादा महत्व है और शुद्धिकरण का आप समझ सकते हैं, इसलिए अभी भी अगर आप साउथ के मंदिरों में जाएंगे तो आप पहले आपको नहाना होगा, उसके बाद ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए आपको टेम्पल के विद इन आपको वाटर टैंक जैसी चीजें देखने को मिलती है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपका जो तंजौर में जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ये आपकी द्रविडियन स्टाइल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आपका गंगकोंड जो मंदिर है जिसको बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, इसकी याद में, तो गंगेटिक प्लेन पे इन्होंने जो जीत हासिल की थी उसके याद में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और ये दोनों के दोनों ही मंदिर द्रविड़ स्टाइल के मंदिर है, ठीक है। चलिए अब आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ ताकि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये जो विमाना, जो शिखर जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग विमान बोलते हैं, मतलब ये शिखर कहा जाता है नागर स्टाइल में, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में इसी को विमाना कहा जाता है। अंतराला ये जो मतलब टनल जैसा है, पैसेज है, किसके किसके बीच में, तो आपका गर्भगृह और असेंबली हॉल के बीच में, इसे हम लोग अंतराला कहते हैं। और गर्भगृह मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन देवी देवता होते हैं वो इस गर्भगृह में मौजूद होते हैं, और चूंकि पंचायती स्टाइल को फॉलो करता है तो बीच में आपके मेन मुख्य श्राइन होगा और साइड साइड में आपका सब्सिडरी श्राइन, तो ये आपके सब्सिडरी श्राइन को दिखाता है। मैंने आपको बताया कि द्रविडियन स्टाइल में वाटर टैंक प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पे देखिए वाटर टैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ पर एक बड़ा सा हाई आर्म्ड गेटवे होता है जिसको हम लोग गोपुरम के नाम से जानते हैं। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब इन सबको समझने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक हम लोग द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजावुर का, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का। अब हम लोग बढ़ते हैं चोला स्कल्पचर की तरफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्कल्पचर था यानी मूर्ति कला, वो अपने चरम पर यानी सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां आपको चोला वंश के दौरान देखने को मिलती है, ठीक है। स्कल्पचर का अगर आपसे कोई पूछे कि पीक कब मिला, तो चोलास के अंतर्गत मिला। जिस तरह से पॉटरी का सबसे बेस्ट पीरियड आपको मौर्य एम्पायर के दौरान या मौर्यन पीरियड के दौरान दिखता है, टाउन प्लानिंग आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, उसी प्रकार जो स्कल्पचर है वो अपने पीक पर चोलास के दौरान मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है वो है आपका नटराज। ये नटराज का स्कल्पचर है, और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो शिव जी है उनको तांडव करते हुए दिखाया गया है। अब इस मूर्ति की क्या विशेषता है, इसका हर एक छोटा छोटा चीज क्या इंडिकेट करता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो अपर राइट हैंड है, इसमें क्या है, आपका एक ड्रम होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से, इस ड्रम से ही, इस डमरू से ही आपके आवाज जो है उसका सृजन हुआ है, उसका क्रिएशन हुआ है। एंड जितने भी मतलब लिखा है ना कि ऑल द क्रिएशंस केम फ्रॉम द साउंड ऑफ द डमरू, ये जो डमरू हाथ में लिए हुए हैं शिवजी इस नटराज की पोजीशन में तांडव करते हुए, इसी डमरू से जितनी भी ध्वनि आप सुन रहे हैं संसार में, उनका क्रिएशन हुआ है। डिटेल में देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो देखिए आपको राइट हैंड में आपको जो यहाँ पे जो डमरू दिख रहा है, ये डमरू बताता है कि यहाँ से जितनी भी आवाज है उसका सृजन हुआ है। नेक्स्ट पे जो अपर लेफ्ट हैंड है, ये इसमें क्या होता है, तो एक इटर्नल फायर है जो कि दिखाता है इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो जो आग आप देख सकते हैं ऊपरी बाएं हाथ में, वो इंडिकेट करता है कि सर्वनाश जो होना है, जो विनाश है, वो मतलब होके ही रहेगा, विनाश को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंबलाइज कर रहा है कि साथ में ये देखिए अग्नि बना हुआ है, तो ये मतलब विनाश जरूरी है, इस चीज को दिखाता है।
फिर आप देख सकते हैं कि जो लोअर राइट हैंड है वो आपका अभय मुद्रा में है, जो कि दिखाता है ब्लेसिंग्स के लिए, और ये रीअश्योर करता है कि आपके जो भक्त हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगेन आप फिर से देख के समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये जो हाथ है ये आपका किसे है, अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में है, और ये इस बात की संतुष्टि देता है कि भक्त को डरने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं कि जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो आपका अप्रेज्ड फूड की तरफ इशारा करता है, और ये सैल्वेशन यानी मोक्ष के पाथ की ओर दर्शाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला हाथ है ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये जो पैर है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और ये बताता है मोक्ष के मार्ग को ये दर्शाता है। तो ये मैंने चार जो हाथ आपको देख रहे हैं उसका क्या सिंबल है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे। तो इस जो छोटे से आप नटराज जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो शिव जी डांस करे, छोटे से डार्क के ऊपर डांस करे, और ये डार्क है जो बौना सा जो चित्र है या इमेज स्कल्पचर है वो क्या दिखाता है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी घमंड है, जितनी भी अज्ञानता है, ये उसको दिखा रहा है, और इसी अज्ञानता और इग्नोरेंस और ईगो के ऊपर आपके शिव जी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको चीजें फिगर देख के चीजें क्लियर होगी। ये देखिए यहाँ पे जो छोटा बोना जैसा इमेज है इसी के ऊपर शिव जी तांडव कर रहे हैं, और ये इमेज इग्नोरेंस का, ईगो का प्रतीक है। फिर देखिए द फ्लोइंग हेयर्स, लॉक हेयर्स ऑफ शिवा रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ गंगे। आपकी जो जटाएं हैं यानी जो लहराती आपकी लटें हैं शिव जी की, वो दिखाती हैं कि गंगा नदी जो है वो बह रही है। यहाँ पे आप वापस से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो जटा यहाँ से निकल रही है, जटा क्या दिखाती है कि गंगा नदी के फ्लो को दिखाती है। फिर हम लोग बात करेंगे दैट द वन ईयर ऑफ शिवा हैज अ मेल इयररिंग, अनदर हैज अ फीमेल इयररिंग रिप्रेजेंटिंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल व्हिच इज नोन एज अर्धनारीश्वर। कहने का अर्थ यह है कि आप एक कान में देखिएगा कि महिला मतलब एक लड़की या एक महिला जिस प्रकार की इयररिंग पहनती है उस तरह का कुंडल है, एक तरफ आपके पुरुष का कुंडल है, और ये दिखाता है कि ये जो नटराज है ये आपके आधा नर आधा मतलब आधा नर और आधा मतलब मादा यानी कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी अर्धनारीश्वर है, यानी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के फ्यूजन को डिनोट किया गया, क्योंकि एक कान में महिला का इयररिंग और एक कान में पुरुष का इयररिंग इसमें है। The snake twisted around the arms of Shiva symbolizes the Kundalini power। अगर आप देखेंगे तो शिव जी के भुजाओं पर जो आपका स्नेक जो सांप जो है वो ट्विस्ट करके रखा हुआ है, ये किसको सिंबलाइज करता है, तो ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति ये बताता है कि जो शक्ति है वो आपके स्पाइन के बेस में रिसाइड करता है, और ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को भी शो करता है। और जो आपका नटराज है वो आपका हैलो ऑफ ग्लोइंग लाइट से सराउंडेड है व्हिच सिंबलाइजेस इटर्नल टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका है फायर और इस सबसे घिरे हुए हैं, ये दिखाता है कि जो समय है वो आपका अनंत है। तो इस छोटे से नटराज स्कल्पचर जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिव जी को तांडव करते हुए दिखाया गया, इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट का क्या सिंबॉलिक है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको दिखा दिया कि पूरा आग को हैलो को दिखाता है, इसका मतलब ये समय अनंत है, और ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी नटराज स्कल्पचर को। बढ़ते हैं अब आगे, और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्कूल्स ऑफ आर्ट। तो हम लोगों ने भी दो स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा, एक तो आपका नागर स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल के बारे में। इसके अलावा और भी स्कूल है आर्ट के, जिसमें कि नायका स्कूल है, फिर आपका वेसारा स्कूल है, विजयनगर स्कूल है, होयसाला स्कूल है और पाला स्कूल है। तो इन पांचों के बारे में भी हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है वो आपका अंकोर वाट है और कंबोडिया में स्थित है। एक छोटे से फैक्चुअल सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में, और इसका नाम है अंकोर वाट। अब हम लोग बात करेंगे नायक शैली के बारे में, यानी कि नायक स्कूल के बारे में। तो इसका पहले फ्लोरिश कब किया, किस समय इसका विकास हुआ, तो नायक रूलर्स के अधीन इनका विकास हुआ, और इसीलिए इसे हम लोग नायक शैली के नाम से जानते हैं। और किस समय में हुआ, तो 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी एडी, इसके बीच में ये फ्लोरिश किया। और इसी स्कूल को नायक स्कूल जो कि मदुरई में मतलब बहुत इसका फेमस हुआ, या मदुरई में इसकी जो विकास हुई, इसी के कारण नायक स्कूल को कई बार हम लोग मदुरई स्कूल के नाम से भी जानते हैं, मदुरई शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मदुरई शैली में जो आपके मंदिर बने उसमें आपके पराकरंस होते हैं। पराकरंस क्या होता है, तो बड़े बड़े आपके गलियारे देखने को मिलते हैं नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, और गर्भगृह के अराउंड आपको यही बड़े बड़े आपको गलियारे देखने को मिलेंगे, और आपका जो एम्बुलेटरी पैसेज भी है जहां से आप परिक्रमा कर सकते हैं मुख्य डिटी की, वो आपके रूफ्ड होते हैं।
नेक्स्ट जो आर्ट ऑफ गोपुरम, गोपुरम मैंने आपको बता दिया कि जो मेन मंदिर है उसके बाहर का जो बड़ा सा एंट्रेंस होता है ना, उसको गोपुरम कहते हैं। तो नायक स्कूल में ये जो गोपुरम है ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा, यानी बहुत नायक स्कूल के जो टेम्पल्स होते हैं ना उसके गोपुरम बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड दुनिया के जो मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े गोपुरम जो है वो आपको नायक स्कूल के शैली में जो टेम्पल्स बने हैं उसमें देखने को मिलेंगे। इसमें जो टेम्पल स्ट्रक्चर होता है इट वाज फिल्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स। आपका जो टेम्पल का इस मंदिर के जो भवन है इसमें आपको बहुत तरह की जटिल नक्काशी देखने को मिलती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, इसके पास जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट गोपुरम है, यानी मीनाक्षी मंदिर में आपका जो एंट्रेंस है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। उसका गोपुरम दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। और इसमें जितने भी गोपुरम होते हैं इनका आर्ट बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही उसमें कार्विंग जो होती है वो काफी बेहतरीन होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में स्थित है ये दिखने में किस प्रकार का होता है। तो मदुरई टेम्पल जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये कहाँ स्थित है, तो ये मदुरई में स्थित है। अब नायक स्कूल के बाद हम लोग बात करते हैं वेशर शैली की। तो वेशर शैली जो है ये किस दौरान ये फली फूली, यानी किस दौरान इसका विकास हुआ, तो इसका विकास हुआ लेटर चालुक्य रूलर्स के अंदर, ठीक है। और इसे हम लोग कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक तो वेशर स्कूल ये फ्लोरिश किया लेटर चालुक्य रूलर्स के अंतर्गत, और इसे हम कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। इसकी खास बात यह है कि नागर स्कूल और द्रविडियन स्कूल इन दोनों के ही फीचर्स आपको वेशर स्कूल में देखने को मिलेंगे। और इस स्कूल में विमाना और मंडपम इनके ऊपर खास जोर दिया गया है, ठीक है। यानी जो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस शैली के जो मंदिर होंगे उसमें विमाना यानी कि वो जो शिखर जैसी शैली जिसे हम लोग द्रविडन में विमाना कहते हैं, और जो असेंबली हॉल होता है जिसे मंडप कहते हैं, इन दोनों के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। इसके जो मंदिर होते हैं इनका ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे आपको देखने को मिलेगा, और पिलर्स पे बात करें, डोरवेज की बात करें, सीलिंग्स की बात करें, इन सभी में आपको इंटीग्रेट कार्विंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो नक्काशी आपको देखने को मिलेगी इसके पिलर्स के ऊपर, दरवाजों के ऊपर, छत के ऊपर, वो काफी जटिल और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब वेशर शैली में जो बने आपके मंदिर है उसके उदाहरण क्या क्या है, तो आपका जो दोडा वसप्पा मंदिर है दंबाल में, फिर आपका जो लखदन टेम्पल है एहोल में, या फिर बादामी के आपके जो मंदिर है, ये सभी के सभी आपकी वेशर शैली में बने मंदिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर दिखाया गया है जो कि वेशर शैली में बनी हुई है। यहाँ पर ये जो नंदी आपको दिख रहा है, ये नंदी जो ठीक दोडा वसप्पा जो मंदिर है उसके एंट्रेंस के सामने है। ये कहाँ मंदिर सिचुएटेड है, तो दंबल में। वेशर शैली के बाद अब हम लोग बात करेंगे विजयनगर शैली के बारे में, ठीक है। तो विजयनगर शैली के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आर्किटेक्चर है ये किसके अंतर्गत इसका फ्लोरिश किया। तो जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे उनके अंतर्गत इस आर्किटेक्चर जो है उसने जन्म लिया, और इसके दौरान इस आर्किटेक्चर का विकास हुआ, इस शैली का विकास हुआ। और विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था वो आपका हम्पी थे। आप विजयनगर स्कूल में देखेंगे कि कहीं ना कहीं विजयपुर का जो इंडो इस्लामिक स्टाइल है उससे कहीं ज्यादा प्रभावित था। इसके मंदिर के जो दीवारें होती हैं वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड होते हैं, और उसमें आपको कार्विंग्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखने को मिलेंगी विजयनगर स्कूल की शैली में जो मंदिर बने हैं उसमें। इसमें जो गोपुरम जो पहले के जो होते थे वो सिर्फ आपके फ्रंट साइड यानी एक तरफ बनते थे, लेकिन विजयनगर स्कूल में जो टेम्पल्स बने हैं उसमें आपको ये जो गोपुरम्स हैं ये आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे, यानी हर एक दिशा में गोपुरम उसमें बनते थे। और इसके जो मंदिर है इनके इनक्लोजिंग वॉल्स ये काफी बड़े बड़े होते हैं, और एक से ज्यादा मंडप भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो सेंट्रल मंडप होता है उसे कल्याण मंडप कहते हैं। तो यूजुअली आपके मंदिरों में सिर्फ एक मंडप देखने को मिलते हैं, लेकिन विजयनगर स्कूल में आपको बहुत सारे मंडप देखने को मिलेंगे, और उसमें जो बीच वाला मंडप है उसे कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता है। विजयनगर स्कूल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फीचर की जो सेकुलर बिल्डिंग्स का कंसेप्ट है जो टेम्पल के अंदर, ये आपका इसी में इंट्रोड्यूस किया गया, और सेकुलर बिल्डिंग्स ऐसे जिसमें कि इस्लामिक फीचर्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सेकुलर बिल्डिंग्स का जो कंसेप्ट है वो मंदिर के अंदर किस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया, तो विजयनगर स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया। विठल स्वामी जो टेम्पल है, आपका लोटस महल जो है जो कि हम्पी में स्थित है, इस तरह का दिखता है, ये सारे के सारे आपके विजयनगर शैली में बने हैं। विजयनगर शैली के बाद अब हम लोग बात करेंगे होयसाला शैली की।
ठीक है, होयसाला कला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो नाम ही आपका होयसल कला है, तो इसका डेवलपमेंट किसके अंतर्गत हुआ है? तो इसका डेवलपमेंट हुआ है आपके होयसल शासकों के अंतर्गत। और किस पीरियड में हुआ है? तो 1050 से लेकर 1300 एडी के बीच में इसका डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ? तो कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी वेल्लूर, हिलबेट, श्रीनगरी जो जगह है उसमें इसका डेवलपमेंट हुआ है। इस आर्किटेक्चर की खासियत यह है कि आपका इसमें बहुत सारे जो आपके मंदिर है, बहुत सारे जो श्राइन्स है, वो आपके सेंट्रल पिलर्ड हॉल के बीच में आके आसपास बने हैं। ठीक है, और जो श्राइन्स इसमें किस शेप में बने? तो आपके एक इंट्रिकेटली डिजाइंड स्टार के शेप में लीड होते हैं। पंचायत स्टाइल में क्या था? पंचायतन में आपको बताया कि क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान है। क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान का मतलब क्या? तो क्रॉस जो होता है ना, तो उसी को क्रूसिफाइड हम लोग कहते हैं। तो आप अगर पंचायतन में देखेंगे तो बीच में आपका मुख्य मंदिर होता है और साइड साइड में आपके सब्सिडियरी श्राइन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन होयसाला स्कूल में क्या है कि आपका एक स्टार ग्राउंड प्लान का होता है, जिसमें कि आपका बीच वाला पोर्शन वो आपका सेंट्रल पिलर्ड हॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपके मंदिर नहीं होते, जबकि बाकी जितने भी श्राइन्स होते हैं वो सारे के सारे आपके साइड में होते हैं और इन सभी की वैल्यू एक जैसी है। इसमें कोई भी मुख्य देवी देवता जैसा नहीं होता, बल्कि सभी के सभी आपके मेन ही होते हैं। ठीक है, तो इसी जो ये जो स्टार वाला ग्राउंड प्लान है ना, इसे हम लोग स्टीलेट प्लान के नाम से जानते हैं। होयसाला आर्ट में अगर हम लोग बात करें कि किस बिल्डिंग मटेरियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो सॉफ्ट सोप स्टोन का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता था। और मंदिरों की सजावट पर होयसला स्टाइल में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और इसमें जो अंदर की दीवारें होती थी, बाहर की दीवारें होती थी, इवन जो ज्वेलरी देवी देवता पहनते थे उसके ऊपर भी जो नक्काशी है वो बहुत ही जटिल होती थी। ये नहीं कि बस ऐसे ही ज्वेलरी बना दिया, सभी की नक्काशी बेहद खूबसूरत होती थी। आगे बात करते हैं, जितने भी इसमें चैम्बर्स होते थे उन सभी में शिखर्स होते थे और ये सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे एक अरेंजमेंट के जरिए, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस और मॉल्डिंग्स के अरेंजमेंट के जरिए आपस में जितने भी शिखर्स है वो इंटरकनेक्टेड होते थे। और जो इसमें टेम्पल्स हैं, जो जितने भी मंदिर होयसला आर्ट के तहत बने हैं, वो सारे के सारे मंदिर आपके एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने हैं। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल मंदिर बनते थे वो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्राउंड है तो इस पे बन गया, नहीं, पहले आपका एक अप्रेज सा प्लेटफॉर्म बनता था और उसके ऊपर फिर मंदिर का निर्माण होता था। ये जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये आपके होयसला आर्ट में 1 मीटर ऊंचे होते हैं और इसी रेज्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग जगती के नाम से जानते हैं। जितनी भी आपकी दीवारें होती हैं, सीढ़ियां होती है टेम्पल की, ये सभी के सभी आपके जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आपका हिलबिट में जो होयसलेश्वर मंदिर है या फिर वेलूर में जो चिक्कासेवा मंदिर है, सभी के सभी आपके होयसला शैली में बने मंदिर के उदाहरण हैं। यहाँ पर भी आपको सेलेट प्लान दिखाया गया है कि आपका स्टार के शेप का होता है, बीच में आपका सेंट्रल पिलर्ड हॉल है, जबकि यहाँ पे आपके सब्सिडरी श्राइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे जो मुख्य देवी देवता के मंदिर हैं वो एक ही और सभी को मुख्य माना गया है, कोई भी यहाँ पे सब्सिडरी बेसिकली नहीं है, जो है सब एक लेवल के हैं। अब हम लोग एक मंदिर का भी उदाहरण देखते हैं होयसला में शैली में जो बनी है, तो ये चकेशेवा टेम्पल जो सोमनाथपुरम में है वो होयसला शैली में बनी है और ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। होयसल शैली के बाद अब हम लोग बात करेंगे पाल स्कूल की। ठीक है, तो जिसका डेवलपमेंट किसके अंतर्गत हुआ है? तो पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी, इन दोनों के ही संरक्षण में इस शैली का डेवलपमेंट हुआ। पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो आपके बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जबकि सेना डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और इन जो पाल स्कूल है, ये इन दोनों के ही संरक्षण में इसका डेवलपमेंट हुआ और 8 से 12 सेंचुरी जो एडी है उसके दौरान हुआ। कहाँ पर? तो बंगाल रीजन में। ये जो आर्किटेक्चर था, चूंकि ये बुद्धिस्ट और हिंदू रूलर्स के पैट्रनेज में फ्लोरिश किया, इसीलिए इस आर्किटेक्चर में आपको बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इन दोनों की ही झलक देखने को मिलती है। ये जो बिल्डिंग्स होते हैं इनकी जो स्लोपिंग होती है वो मतलब इनका रूफ स्लोपी होता है और इसके बिल्डिंग्स में आपको एक कर्व देखने को मिलेगा। और यही जो स्लोपिंग रूफ है, ये जो कर्व है, इसे हम लोग बंगला रूफ के नाम से जानते हैं। किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इसके डेवलपमेंट के लिए? तो जो आपके टेराकोटा के ब्रिक्स होते हैं, टेराकोटा ब्रिक्स मैंने आपको बताया कि जो ब्रिक्स और क्ले है, जब उसको बर्न कर लिया जाता है, अच्छे से आग में पका लिया जाता है, तो उसी को हम लोग टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा की जो ईंटें हैं उसका खास करके इस्तेमाल किया जाता है पाल स्कूल में मंदिरों को बनाने के लिए। और जो आपके मंदिर होते हैं उनके जो शिखर होते हैं वो आपके कर्विंग होते हैं और बड़े बड़े, जैसे उड़ीसा स्कूल में मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो शिखर होते हैं उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल सा डिस्क होता है जिसे अमलक कहते हैं। तो पाल स्कूल के भी जो मंदिर होते हैं उनके शिखर आपके कर्व होते हैं और उनके ऊपर भी बड़ा सा अमलक होता है उड़ीसा स्कूल की तरह।
आगे बात करते हैं हम। तो ये जो पाल स्कूल में आपकी जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के लिए मुख्यतः पत्थर और मेटल इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो फिगर्स होते थे, जितनी भी मूर्तियां इसमें बनती थी, उनके फिनिशिंग जो होती थी वो बहुत लश्चरस होती थी, यानी जितनी भी प्रतिमाएं होती थी वो काफी चमकीली होती थी। ठीक है, जैसे आपका सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है बराकर में, जो टेम्पल्स विष्णुपुर के अराउंड पाए जाते हैं, ये सारे के सारे आपकी पाल शैली में बने हुए हैं। तो आइए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सुल्तानगंज के बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो ये सुल्तानगंज का जो बुद्ध का आप स्कल्पचर देख रहे हैं किस दौरान बना था, तो ये गुप्ता पाला ट्रांजिशनल पीरियड जो है उसके दौरान ये स्कल्पचर बना था। और जिस मेटल का इस्तेमाल किया गया था इसे बनाने के लिए वो है आपका प्योर अनरिफाइंड कॉपर। और किस टेक्निक से इसे बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। इस स्टैच्यू की हाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये 2.3 किलोमीटर जो है वो हाई है, 1 मीटर ये वाइड है और 500 केजी इसका वजन है। ये एक बहुत ही यूनिक स्कल्पचर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसकी मदद से सुल्तानगंज के बुद्ध बने हैं, इसका मतलब इस टेक्निक में होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि जो टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग मेटल्स के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारी कुछ ऐसी जगह है जहां पर इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस टेक्निक में क्या होता है, तो सबसे पहले जिस इमेज को आपको तैयार करना होता है उसका एक वैक्स मॉडल हम लोग क्रिएट करते हैं हाथ से। और इस वैक्स मॉडल के लिए जिस वैक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना वो आपका एकदम प्योर होता है। और इसको पहले आप क्या करते हैं, तो पहले आपको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसे एक अच्छे से फाइन क्लॉथ से इसको स्ट्रेन किया जाता है, फिर ठंडे पानी से इसे मतलब वॉश किया जाता है। फिर जब ये तुरंत इसको रीसॉलिडिफाई करा दिया जाता है, एक बार जब ये रीसॉलिडिफाई हो जाए फिर इसको पिच की या परनी जो है उसके थ्रू प्रेस किया जाता है। एक बार वो प्रेस हो जाए फिर आपके नूडल शेप में आपके वैक्स निकलने लगते हैं। और इन्हीं वैक्स के जो वायर्स है इसको जो इंटायर इमेज है उसके अराउंड रैप कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर अगले स्टेप में क्या किया जाता है कि इस इमेज को एक थिक कोटिंग की जाती है, एक पेस्ट की। अब ये पेस्ट किससे बना होता है, तो इसमें क्ले, सैंड और काउ डंग, इन तीनों का ही बराबर मात्रा में इसको लेकर के एक पेस्ट तैयार किया जाता है। और उस पेस्ट से उस पूरे इमेज के ऊपर कोटिंग की रहती है। एक साइड में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है और एक क्ले पॉट जो है वो उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और इस जो मोल्टन मेटल को है वो उसमें प्रोर किया जाता है, मतलब एक तरह से आपकी ओपनिंग है और उसमें हम उसके ऊपर हम लोग एक क्ले का पॉट लगा देते हैं। और इस क्ले के पॉट में क्या भरा होता है, तो जो पिघला हुआ मेटल, जिस मेटल का आप बनाना चाहते हैं मूर्ति, उस मेटल को पिघलाकर इसमें रखा जाता है। और इस मेटल का जो वेट होता है ना, आप जो वैक्स की पहले अपनी मूर्ति बनाई तो उस वैक्स का जितना वेट है उसका 10 गुना वजन का हम लोग मेटल उसमें लेते हैं। और ये पूरा प्रोसेस करने से पहले हम लोग वजन वगैरह नाप लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मोल्टन मेटल जो है वो क्ले की पॉट में पोर हो जाता है तो जो आपका क्ले प्लास्टेड मॉडल है इसको फिर गर्म किया जाता है, इसको आग में जलाया जाता है। आग में जलाने के बाद मोम है तो वो पिघल जाता है और जैसे जैसे आपका मोम पिघलते जाता है, बाहर निकलते जाता है, वैसे वैसे आपका जो मेटल है इस चैनल में उसकी जगह लेते जा रहे हैं। यानी एक तरफ से मोम निकल रहा है, दूसरी तरफ से आपका जो लिक्विड मेटल है वो आपका फ्लो कर रहा है। और ऐसे क्या होता है कि आपका जो वैक्स इमेज है उसका शेप आपका मेटल ले लेता है। और एक बार जब मेटल इसका शेप ले लेता है उसके बाद हमारा जो मेटल का इमेज है वो तैयार हो जाता है। फिर आपको जो भी रिफाइनिंग करनी होती है वो फिर हथौड़ी वगैरह की मदद से उसको नक्काशी करके उसको एक फिनिश लुक दे दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से तैयार होते हैं आपके लॉस्ट वैक्स टेक्निक से मूर्तियां। और सुल्तानगंज की जो बुद्ध की मूर्ति है वो भी इसी टेक्निक से तैयार की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस एंशिएंट इंडिया के इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बताई वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।